जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में धातु अधातु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने कवर किए हैं सारे ऑब्जेक्टिव एकदम इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, पहला जो आपका प्रश्न है, धातु वे तत्व हैं जिनमें, भाई धातु वे तत्व हैं जिनमें, इसके बाद ऑप्शन है धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाने की गुण होता है, या विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होने का गुण होता है। तो बताइए, धातु जो होते हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला जो आप प्रश्न देख रहे हैं, धातुओं के बारे में क्या असत्य है। चार बातें दिए हुए हैं और आपको बताना है कि धातु के बारे में कौन सी बातें असत्य है, ये जानते हैं। इनमें चमक होती है, भाई चमक होती है, सही बात है। ये भंगुर होते हैं, बिल्कुल भंगुर नहीं होते हैं, यानी कि धातु जो होते हैं वो आघातवर्धी होते हैं, भंगुर नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, अगला जो है, धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह करती है, मतलब कि चमकता है। अगर देखा जाए तो धातु का कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण वो चमकता है। देखिए, नमनीयता, आघातवर्धनीयता, धातु में प्रदीपन या कठोरता। तो इसका सही आंसर होगा धातु में प्रदीपन। धातु में प्रदीपन के वजह से ही जो है धातु क्या होती है, चमकती है और उसकी सतह चमकदार होती है। आगे चलते हैं, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो भाई तार जो होते हैं, यानी कि तार जो बने होते हैं वो धातु के होते हैं, तो कौन सा गुण के वजह से उनका जो है तार बनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाता है, तन्यता, इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी, पारा है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग समझेंगे छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तनन क्षमता सर्वाधिक होती है। चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि तनन क्षमता किसमें अधिक होगा, मतलब तन्यता किसका सबसे अधिक होगा। हीरा, तांबा, ग्रेफाइट, सल्फर। यहाँ तो ए, सी और डी तो क्या है, अधातु है। तो भाई अधातु तो तन्य नहीं होता है, यानी कि तांबा इसका सही आंसर होगा। तांबा क्या होगा, सही आंसर। अगला चलते हैं, विद्युत का सुचालक है। भाई आपको बताना है कि विद्युत का सुचालक कौन है। ग्रेफाइट, डायमंड, फास्फोरस, कोरंडम, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये क्या करता है, वो विद्युत का चालन करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो याद जरूर रखें। अब इसके बाद सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है, मतलब कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है, तो सोना इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। धातु सामान्यतः कठोर होती है, ठीक है, परंतु इस कथन का अपवाद क्या है। अब सबको पता है कि धातुएं क्या होती है, कठोर होती है ना, लेकिन अपवाद बताना है कि भाई कोई ऐसा है जो कि कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। तो सही बात है, आप यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम जो होता है वो कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है, जिसे हम आसानी से चाकू द्वारा काट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद धातु जिसका गलनांक बहुत कम होता है, मतलब वह धातु आपको बताना है जिसका गलनांक जो है बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, निम्न में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा तेज गति से अभिक्रिया कौन करता है, तो इसका आंसर सही है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा तीव्रता
से अभिक्रिया करने वाला पदार्थ है। अब यहाँ पे चलेंगे, निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाने वाला कौन पदार्थ है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। इसका कारण ये है कि सोडियम जो है जैसे ही वायुमंडल से यानी कि वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो वायु से अभिक्रिया करके तेज गति से जो है आग पकड़ने लगता है, इसीलिए इसको जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है और केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जा सकता है? देखिए धातु के कौन सा ऐसा धातु का प्रयोग करेंगे जिसमें हम लोग अम्ल रख सकते हैं? तो इसका सही आंसर है तांबा। तांबा में हम लोग क्या करेंगे? अम्ल को रखेंगे, क्योंकि अम्ल से बहुत स्लो मोशन में क्या करता है? अभिक्रिया करता है। बाकी सारे जो थे वो तेज गति से अभिक्रिया करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पोटेशियम धातु को निम्न में से रखा जाता है। याद रखिए पोटेशियम धातु को भी जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। कहाँ? केरोसिन तेल में। जैसे सोडियम था वैसे ही पोटेशियम का हाल है। ठीक है, अब इसके बाद मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? भाई कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका बी आंसर सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगा? मतलब जल के साथ एकदम तेज गति से अभिक्रिया कौन करेगा? आपको ये बताना है। तो जो है जल से तेज गति से अभिक्रिया सोडियम करता है। कौन करता है? सोडियम इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अक्रिय है? जल के साथ अक्रिय है मतलब जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो सोना जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है, चांदी भी नहीं करता है, मतलब बी और सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? ये है सोना और ये है HCl। ठीक है, और दोनों का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? भाई याद रखना, अभी पीछे ही प्रश्न था कि भाई जो ये सोना है ना, सोना वो क्या करता है? अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, किस अभिक्रिया में तांबा विस्थापित कर देता है? मतलब तांबा विस्थापित कर देगा। भाई किसके साथ हम मिलाएंगे कि तांबा जो है विस्थापित कर देगा? मतलब तांबा से ज्यादा क्रियाशीलता कम क्रियाशीलता किसका है? तांबा से कम क्रियाशीलता किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा किसका? चांदी को। ठीक है ना, चांदी कम क्रियाशील है किससे? तांबा से, इसलिए तांबा को ये विस्थापित कर देगा। अब यहाँ पे निम्न में से कौन सी धातु जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलती है? मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलता है? तो सोडियम है। सोडियम क्या करता है? वायु के संपर्क में और जल के संपर्क में आएगा तो तेजी से जलने लगता है। ठीक है, विस्फोट भी हो जाता है उससे। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? भाई शीतल मतलब बहुत ठंडा है तब, और गर्म है तो अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम इसका सही आंसर है। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। भाई निम्न अभिक्रिया जो दिया हुआ है उसको पूर्ण करना है। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर दिया। जिंक क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे है ना, इसमें आप देखेंगे कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा? देखिए सबसे पहले कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित करेगा, और जिंक इसके जगह पर आ जाएगा तो बन जाएगा क्या चीज? जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट इसका सही आंसर होगा। देखिए जिंक सल्फेट बी में है ना, बी ऑप्शन इसका सही है। कॉपर को अलग कर देगा और जिंक इसके साथ आ जाएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे चलते हैं, यहाँ पे उपधातु किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं? उपधातु जो होते हैं वो किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं? याद रखना, जितने भी तत्व हैं उसमें धातु, कुछ धातु है और अधातु है, और जो 7 हैं, 7 वो ऐसे तत्व हैं जो उपधातु हैं। वो क्या करते हैं? धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कौन कौन से जो है ये होते हैं उपधातु? एक होता है सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोग बता रहे हैं क्या होता है। एक सिलिकॉन होता है Si, और एक जर्मेनियम होता है। ठीक है, ऐसे 7 वो होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या है? उपधातु है, जो कि धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं भाई? तो अमलगम याद रखिएगा, अमलगम जो होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं। क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। अमलगम की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे हम बताते हैं अमलगम में कोई भी, जैसे कि एक तो आपका पारा ही रहेगा, एक पारा रहेगा, ठीक है, एक पारा रहेगा, ठीक है, ओके, और कोई एक तत्व आकर के यहाँ जोड़ देना है, यानी कि मैग्नीशियम हो गया, चाहे सोडियम हो गया, ठीक है, चाहे पोटेशियम हो गया, ठीक है, या फिर सोना हो गया, या फिर चांदी हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि पारा के साथ अगर कोई धातु मिला देंगे और मिला करके जो मिश्र धातु बनेगा वो क्या कहलाएगा? अमलगम कहलाएगा। मतलब एक जो है पारा होना जरूरी है। पारा में ये सब हम लोग तत्व जो धातु है उसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अमलगम बनेगा। एक प्रकार का ये मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। चलिए अब इसके बाद जो है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु नहीं होता है? याद रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। क्या होता है? सिल्वर नहीं होता है। इसका सही आंसर कौन होगा? सिल्वर। मतलब जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, बाकी कॉपर, जिंक और निकेल तीनों पाया जाता है। कॉपर, जिंक और निकेल तीनों पाया जाता है, लेकिन क्या नहीं होता है? तो ये जो है आपका जो है ये सिल्वर ही नहीं होता है। सिल्वर नहीं होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। आगे चलते हैं हम लोग, देखेंगे लोहे में जंग तेजी से लगेगा जब इसे, लोहा में तेजी से जंग लगेगा जब इसे सूखी हवा में रखा जाएगा या फिर नम हवा में रखा जाएगा, पेंट किया जाएगा या गैल्वेनीकृत किया जाएगा। तो याद रखिए, नम हवा में जब हम इसको रखेंगे तो ये तेज गति से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। क्लियर है? इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे यहाँ पे, इसके बाद अगला जो प्रश्न होगा, ठीक, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इसका सही आंसर होगा। अगला जो है, जंग लगने पर लोहा परिवर्तित होता है। जंग लगने पर लोहा कहाँ में परिवर्तित हो जाता है? भाई आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो लोहा होता है वो क्या करता है? लोहा जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नम वायु में, नम वायु किसको कहते हैं? तो नम वायु जो होता है वो आपका, जैसे वायु में उपस्थित नमी को कहते हैं, यानी कि वायु में उपस्थित जल को, वायु में उपस्थित किसको? जल को कहते हैं, यानी कि नम वायु। और जब नम वायु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए उपयोगी धातुएं, यानी कि लोहे के गैल्वेनीकरण के लिए उपयोगी धातु कौन है? भाई लोहे के गैल्वेनीकरण मतलब लोहे पर कौन सा किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसको संक्षारित होने से बचाने के लिए। अब इसके बाद धातु का संरक्षण से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? मतलब धातु का संक्षारण से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? तो धातु को नमक जल के घोल में डुबाना, यही बिल्कुल, धातु को नमक जल के घोल में डुबा दीजिएगा तो भी आपका ये क्या हो जाएगा? संक्षारित हो जाएगा। पेंट करना, तेल का लेप लगाना, विद्युत लेपन, ये तीनों जो है वो संक्षारण से बचाने के लिए है। और एक जो आपका आंसर है ए वाला, धातु को नम जल के घोल में डुबोने के लिए, ये आपका सही आंसर होगा ए। अब आगे चलते हैं। लोहे तथा स्टील के वस्तुओं पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है। भाई कौन से विधि द्वारा? बताइए। लोहे तथा स्टील के वस्तुओं पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है तो विद्युत लेपन द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत लेपन इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड, आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जो है आयरन की जल वाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है? मतलब कहने का मतलब है कि आयरन का निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा जो ऑक्साइड है वो आयरन की
आयरन के जल वाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणाम से बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Fe3O4 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। इसके बाद जो है आगे चलते हैं, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, कौन सी गैस निष्कासित करती है? याद रखिए, जस्ता क्या है? धातु है, और धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है ना तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे कि हम अगर एक अभिक्रिया लिख दें, देखिएगा यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखते हैं, जस्ता, जस्ता यानी कि जिंक, जिंक को हम क्या करते हैं? HCl से अभिक्रिया करवा देते हैं। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बनाएगा? जिंक जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर जो है इसको संतुलित करते रहे ऐसे। तो समीकरण ये बनेगा, कौन सा गैस मुक्त कर रहा है? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, यानी कि सी आंसर इसका सही है। अब इसके बाद जो है आगे देखेंगे कि स्टेनलेस जो स्टील होता है संक्षारण रोधी है, जिसका कारण क्या है? देखिए, स्टेनलेस स्टील जो होता है ना वो मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु, और मिश्र धातु का संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन सही है। अगला जो है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? निम्न में से कौन सी धातु जो है वो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर पोटेशियम है, जो ठंडे जल से भी अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो भाई आपको बताना है कि वायु से साथ कौन सा अभिक्रिया नहीं करेगा? सोना और ये प्लेटिनम, यानी कि स्वर्ण प्लेटिनम इसका सही आंसर है, जो कि वायु से अभिक्रिया नहीं करती है। ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, रखा जाता है। ठीक है। अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है, ऐसा अधातु बताना है जिसमें धात्विक चमक होती है। मतलब अपवाद में है कुछ कि ऐसी जो है ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है। तो आयोडीन एक ऐसा क्या है? अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है, चमकता है। क्लियर है। और ग्रेफाइट भी, तो इसमें आपका आयोडीन आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? इसमें बताना है कि उपधातु कौन है। ठीक है, देखिए लेड तो आपका धातु है, टीन मिश्र धातु है, बेरियम आपका धातु है, अधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीमनी। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी ये उपधातु है। क्या है? उपधातु। चलिए, इसका सवाल तो ये हो गया क्लियर, इसका आंसर। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? क्रोमियम, तांबा, हीरा या लोहा? तो इसका सही आंसर सी होगा। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम धातुओं को मिश्रित करने से प्राप्त धातु क्या कहलाती है? यानी कि एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम धातुओं को मिश्रित अगर कर दें तो क्या प्राप्त होगा? तो भाई एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, दोनों को मैग्नेलिया बना दो। क्या बन जाएगा? मैग्नेलियम, यानी कि मैग्नीलियम हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला चलते हैं, पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर तीनों में उपस्थित धातु कौन है? पीतल में भी पाए, पीतल क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है मिश्र धातु है। और मिश्र धातु में कौन सा ऐसा तत्व जो है तीनों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कॉपर। कॉपर तीनों में होता है, पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में, तीनों में होता है। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से विषम को चुने। यानी विषम आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन अलग है, आपको समझना है किस हिसाब से पूछ रहा है। देखिए, टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम एक तत्व है। सोल्डर क्या है? मिश्र धातु है। कांस्य क्या है? मिश्र धातु है। गन मेटल मिश्र धातु है। तीन मिश्र धातु है और एक आपका तत्व है, तो टाइटेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें तांबा नहीं है? तांबा नहीं है कहा जा रहा है, किसमें तांबा नहीं है? जर्मन सिल्वर में, कांस्य में, पीतल में, सोल्डर में। तो सोल्डर में जो है तांबा नहीं होता है, क्योंकि सोल्डर जो होता है वो बनाया जाता है टीन से और सीसा से। टीन और सीसा मिलाते हैं तो ये सोल्डर बनता है, इसमें कॉपर नहीं होता है।
ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। याद रखिए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अम्लीय होते हैं अधातु के ऑक्साइड। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बता दें आप लोगों को, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम धातु है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है? ये आपको बेस की तरह काम करेगा, क्षारीय। कैसा? क्षारीय काम करेगा, क्षारीय की तरह, ठीक है। और एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है ये आपका एसिड की तरह काम करेगा। क्या? एसिडिक, एसिडिक है ना, यानी कि अम्लीय। ये है अधातु ऑक्साइड, अब ये है धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड आपका क्षारीय प्रकृति का होता है और जो अधातु ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे मूर्तियां तथा सिक्के बनाने के लिए निम्न में से कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। मतलब मूर्तियां तथा सिक्के बनाने के लिए निम्न में से कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा मिश्र धातु का मूर्ति बनाने के लिए और सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है, कौन सा इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।